सुहागन बहू और विधवा बहू की गोद भराई। अरे दीदी, मुझे आपसे खीर बनानी सीखनी है। आप बहुत स्वादिष्ट खीर बनाती हो। एक बार मुझे भी समझाओ कि आप ऐसा क्या करती हो जिससे आपकी खीर बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनती है। अरे ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है, चलो मैं तुम्हें समझा देती हूँ कि खीर कैसे बनाई जाती है। सुनैना घर की बड़ी बहू थी और कंचन को शादी करके अभी कुछ ही दिन हुए थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ छोटी बड़ी बहन की तरह रहा करती थी, लेकिन उनका ये प्यार उनकी सास महेश्वरी से जरा भी बर्दाश्त नहीं होता था। अरे ये क्या, मेरे होते हुए ये दोनों आपस में चोंच लड़ा रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर मेरे बारे में ही चुगलियां कर रही होगी। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। मैंने बहुत देखा है, जहां देवरानी जेठानी एक दूसरे का साथ पकड़ लेती है वहां घर की बर्बादी शुरू हो जाती है। महेश्वरी बहुत ज्यादा सोचा करती थी, जिसकी वजह से वो अपनी दोनों बहुओं को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना शुरू कर देती है। अरे कंचन, ये क्या है? तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? अच्छा, खीर खा रही हो। लगता है बड़ी ही स्वादिष्ट बनाई है खीर। हाँ माँ जी, खीर तो स्वादिष्ट ही बनाई है। आप भी खाकर देखो। कंचन के कहने पर महेश्वरी खीर खाकर देखती है, जिसके बाद वो अजीब सा मुंह बनाकर कहती है, छी छी, ये कैसी खीर बनाई है? लगता है सिखाने वाले ने सही से सिखाया नहीं, वरना इतनी बेस्वाद खीर तो कोई नहीं बनाता। महेश्वरी ऐसा कहकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद कंचन अपने मन ही मन सोचती है, सबसे ज्यादा तारीफ तो माँ जी ही करती है मेरी जेठानी जी की। वो बहुत अच्छी खीर बनाती है, फिर उन्होंने मुझे अच्छे से खीर क्यों नहीं सिखाई? खैर कोई बात नहीं, शायद कोई भूल चूक हो गई होगी जिसकी वजह से माँ जी को ये खीर पसंद ना आई हो। कंचन ऐसा सोचकर आराम से बैठकर खीर खाती रहती है, जिसके बाद महेश्वरी अपनी बड़ी बहू के पास पहुंच जाती है और उससे कहती है, अरे आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं है। किसी के लिए कितना भी कुछ कर लो, आखिर में वो इंसान बुराई ही करता है। क्या हुआ माँ जी? आप किसकी बातें कर रही हो? और किसकी करूंगी, छोटी बहू की बातें कर रही हूँ। एक तो तुमने उसे खीर बनाना सिखाया, ऊपर से फोन पर वो अपनी माँ से चुगली कर रही है कि तुमने उसे ढंग से खीर बनाना नहीं सिखाया। सुनैना ये सब सुनकर हैरान रह जाती है। कोई बात नहीं माँ जी, क्या फर्क पड़ता है? कंचन ने मुझे कहा खीर बनाना सिखाने के लिए, तो मैंने उसे अपना तरीका बता दिया। अब उसे अच्छी लगे या ना लगे, ये तो उसके हाथ में है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। चलिए मैं चलती हूँ, मुझे अभी कपड़े भी धोने हैं। इतना कुछ करने के बाद भी महेश्वरी को कुछ भी हासिल नहीं होता, क्योंकि वो दोनों कभी भी एक दूसरे के बारे में उल्टा सीधा सोचती ही नहीं थी। मैंने दोनों को इतना कुछ बोला, लेकिन इन दोनों में से किसी को भी मेरी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। खैर कोई नहीं, मैं इन्हें अलग करके ही रहूंगी। महेश्वरी चाहती थी कि उसकी दोनों बहू सिर्फ उसी से बात करें, आपस में ना करें, जिसके चलते वो उन दोनों को अलग अलग करने की पूरी कोशिश करती थी। लेकिन वो दोनों एक साथ गर्भवती हो जाती है, जिसके चलते महेश्वरी खुश तो बहुत होती है, लेकिन ज्यादा खुश वो अपनी बड़ी बहू के लिए होती है, क्योंकि वो अमीर घराने से आई होती है, जिसके चलते महेश्वरी ज्यादा से ज्यादा ख्याल भी अपनी बड़ी बहू की ही करती है। एक दिन कंचन सुनैना से कहती है, दीदी, गर्भवती तो हम दोनों ही है, फिर माँ जी सबसे ज्यादा प्यार आपको ही क्यों करती है? क्या उन्हें मेरे बच्चों से जरा भी प्यार नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम इतना ज्यादा मत सोचो। माँ जी तो बस यूं ही रहती है, या फिर ये समझ लो कि मैं पुरानी हूँ और तुम अभी नई नई आई हो, तो शायद माँ जी तुम्हें इसलिए परख रही हो। तुम चिंता मत करो, माँ जी बहुत अच्छी है। चलो अब खाना बना लेते हैं, हम दोनों के पति आने ही वाले होंगे। सुनैना और कंचन दोनों रसोई में जाकर खाना बना रही होती है। शाम को सुनैना का पति विराज ऑफिस से अकेला ही लौटता है। उसकी शर्ट पर खून भी लगा होता है, जिसे देखकर उसकी माँ महेश्वरी कहती है, अरे बेटा, ये तेरी शर्ट पर खून कैसे लगा? क्या हुआ तुझे? कहीं चोट लगी है क्या? महेश्वरी की ये पूछते ही उसका बेटा विराज फूट फूट कर उसके पैरों में गिरते हुए रोने लगता है और रोते हुए कहता है, माँ, हमारा कुणाल अब इस दुनिया में नहीं रहा। हमारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। हमारी गाड़ी खाई में गिर गई थी, मैं तो उसमें से कूद गया था और किसी तरह से जान बचा ली मैंने अपनी, लेकिन कुणाल नहीं कूद पाया और वो इस दुनिया में नहीं रहा। माँ, वो हमें छोड़कर जा चुका है। ये सुनते ही महेश्वरी और उसकी दोनों बहू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो सभी फूट फूट कर रोने लगते हैं। खाई में कुणाल की लाश तक नहीं मिल पाती, जिसके चलते वो ऐसे ही कुणाल का अंतिम संस्कार करवा देते हैं। कुणाल के जाने के बाद महेश्वरी उसकी मौत का सारा कारण कंचन के ऊपर ही रख देती है। इस मनहूस की वजह से मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा।
जरूर ये कुछ न कुछ करवा कर आई है इस घर पर। इसके आते ही हमारे घर की खुशियां चली गई। इसे निकाल दो इस घर से। मैं इसे अपनी आंखों के सामने नहीं देखना चाहती हूँ। माँ जी, आप अपने आप को संभालिए। इसमें कंचन का कोई दोष नहीं। जो होना होता है उसे कोई नहीं रोक सकता। सुनैना को कंचन की तरह बोलता हुआ देख महेश्वरी सुनैना से भी कुछ नहीं कहती। इसी के चलते जब से उसका बेटा भगवान को प्यारा हो जाता है, वो कंचन की तरफ ध्यान देना ही बंद कर देती है, मानो जैसे उसके लिए कंचन उस घर में है ही नहीं। ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं और अब वो अपनी बड़ी बहू सुनैना की गोद भराई की रस्म रखती है, जिसमें वो उसके लिए बहुत अच्छी और सुंदर बनारसी साड़ी और शगुन के लिए गहने लेकर आती है। सुनैना बहू, देखो ये कपड़े तुम्हारे हैं और ये आने वाले बच्चे के लिए। देखना, तुम्हारी कोख से मेरा पोता ही जन्म लेगा। सुनैना एक तरफ अपने लिए बहुत खुश होती है तो दूसरी तरफ अपनी देवरानी के लिए उसे बहुत दुख भी होता है, जिसके चलते वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, गोद भराई की रस्म तो मेरे साथ साथ कंचन की भी होनी चाहिए, क्योंकि वो भी गर्भवती है। बड़ी बहू, तू ये कैसी बातें कर रही है? तुझे पता है ना, तेरी देवरानी अब विधवा हो गई है। उसका ऐसे शुभ कार्यों में आना या शामिल होना भी अपशगुन हो जाएगा। ये सुनकर सुनैना को बहुत दुख होता है और वो अपनी सास से कहती है, अगर ऐसी बात है माँ जी, तो फिर ठीक है, मैं अपनी गोद भराई की रस्म नहीं करना चाहती। सुनैना के ऐसा बोलने पर महेश्वरी को ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है। वो अपनी विधवा बहू की गोद भराई में उसे कोई भी शगुन नहीं देती और ना ही कोई ढंग का कपड़ा पहनने के लिए देती है। वहीं वो अपनी सुहागन बहू के लिए बहुत कुछ करती है। ये देखकर कंचन को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो अपनी सास से कुछ भी नहीं कहती। धीरे धीरे ऐसे ही 9 महीने बीत जाते हैं और एक दिन अचानक से उन्हें एक साथ लेबर पेन शुरू हो जाता है, जिसके बाद महेश्वरी उन्हें अस्पताल लेकर जाती है, जहाँ पर सुनैना को एक बहुत प्यारी सी सुंदर सी बेटी होती है और वहीं कंचन को एक बहुत प्यारा सा बेटा होता है। माँ जी, आप कह रही थी ना कि मेरी कोख से आपका पोता जन्म लेगा। मेरी कोख से तो नहीं, लेकिन आपकी छोटी बहू कंचन की कोख से आपके बेटे यानी पोते ने जरूर जन्म लिया है। जरा देखो तो सही, बिल्कुल अपने पिता की तरह है। इसके नैन नक्श भी कुणाल से कितने मिलते हैं। अपनी छोटी बहू कंचन के बच्चे को अपने हाथ में लेने के बाद महेश्वरी को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो उसके बच्चे को सीने से लगाकर कहती है, ये तो मेरा कुणाल है, मुझे माफ कर दो बहू। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आइंदा मैं तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव फिर कभी नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो बहू। अपने बच्चों की खुशी के साथ कंचन अपनी सास को माफ कर देती है, जिसके बाद अब कंचन अपने ससुराल में अपनी सास और जेठानी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। किशनपुर नाम के छोटे से गांव में मालती अपने दोनों बेटे प्रकाश और वासु के साथ रहती थी। मालती के दोनों बेटों की अब शादी की उम्र हो गई थी, इसलिए मालती अपने दोनों बेटों के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देती है। पंडित जी, मेरे दोनों बेटों की उम्र निकली जा रही है। आप इन दोनों के लिए अच्छी सी अच्छी लड़कियों के रिश्ते देखिए। मैं जल्दी ही अपने बेटों की शादी करवाना चाहती हूँ। अब आपको और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने प्रकाश और वासु दोनों के लिए ही एक कन्याएं देख ली है। इसका नाम मंजरी है और इसका नाम लावण्या है। दोनों ही बहुत अच्छी कन्याएं हैं। दिखने में तो दोनों ही काफी सुंदर है। आप इनके माता पिता से बात करके रिश्ते की बात को आगे बढ़ाइए। जैसा आप कहें, मैं आज ही इन दोनों कन्याओं के माता पिता से बात करके रिश्ते की बात को आगे बढ़ाता हूँ। पंडित जी दोनों ही लड़कियों के घर जाते हैं और शादी की बात को आगे बढ़ाते हैं। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। शहर की रहने वाली लावण्या और गांव की रहने वाली मंजरी दोनों ही शादी करके अपने ससुराल आ जाती हैं। अरे वाह, मेरी दोनों बहुएं तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा दिख रही है। मैं तो बहुत नसीब वाली हूँ जो मुझे इतनी सुंदर बहुएं मिली है। यहाँ पर एसी नहीं है। यहाँ कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है, ऊपर से इतना हैवी लहंगा और ज्वेलरी। मैं इनमें और ज्यादा देर नहीं रह सकती। वॉशरूम कहाँ पर है? मुझे जाकर चेंज करना है। बस थोड़ी देर बहू, और 1-2 रस्म रह गई है, उसके बाद जाकर अपने कपड़े बदल लेना। व्हाट? क्या अभी भी 1-2 रस्में हैं? सॉरी मम्मी जी, मुझे इन बकवास चीज में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं और इस भयानक गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ चेंज करने के लिए। अरे लावण्या बहू, सुन तो सही, कहाँ जा रही है? मालती लावण्या को आवाज देती रह जाती है, लेकिन लावण्या एक नहीं सुनती और जाकर अपनी शादी का जोड़ा उतार कर अपनी शहरी मॉडर्न शॉर्ट पहनकर आराम करने लगती है। शहर की होने की वजह से लावण्या काफी मॉडर्न होती है। लावण्या हमेशा शॉर्ट ड्रेस ही पहनना पसंद करती है। इसके साथ ही लावण्या ड्रिंक एंड स्मोक भी करती है।
लेकिन वहीं मंजरी के गांव के होने की वजह से मंजरी में काफी संस्कार होते हैं। गृह प्रवेश के बाद मंजरी अपनी सास और सभी बड़ों के पैर छूती है, जिसे देखकर मालती बहुत खुश होती है। और ऐसे ही शादी का पहला दिन बीत जाता है। मंजरी सुबह उठकर नहा धोकर भगवान की पूजा पाठ करके रसोई में खाना बनाने लग जाती है, लेकिन वहीं लावण्या अभी तक सो रही होती है। मंजरी बहू, तू इतनी सुबह सुबह उठ गई? अभी तो बस 7 ही बजे हैं। माँ जी, मेरी माँ कहती थी कि सुबह सुबह उठकर पूजा पाठ करने से दिन अच्छा गुजरता है, इसलिए मैं सुबह 5 बजे ही उठ गई थी और मैंने नहा धोकर पूजा पाठ भी कर ली। अब मैं सबके लिए नाश्ता बना रही हूँ। लेकिन ये लावण्या बहू कहाँ रह गई? पता नहीं माँ जी, मैं लावण्या के कमरे के पास गई थी, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला, इसलिए मैं वापस आ गई। सुबह के 9 बज जाते हैं, लेकिन लावण्या अभी तक सो रही होती है, इसलिए मालती लावण्या को आवाज देकर बुलाने लगती है। ओ लावण्या बहू, सुबह के 9 बज गए हैं, सूरज सर पर चढ़ गया है, लेकिन तेरे उठने का अभी समय नहीं हुआ है। आज उठने का इरादा है या नहीं? मालती की आवाज सुनकर लावण्या की घबरा कर आंख खुल जाती है, जिसके चलते लावण्या बेड के नीचे गिर जाती है। उई मेरी कमर! इस बुढ़िया को भी चैन नहीं है। 9 ही तो बजे हैं और पूरे घर को सर पर उठा लिया है। ऊपर से मेरी कमर भी टूट गई। इससे पहले इसकी एक और आवाज आए और मैं कहीं और से टूटूं, मैं जाकर तैयार हो जाती हूँ। लावण्या जल्दी से उठती है और जाकर नहा धोकर तैयार होने लगती है, लेकिन लावण्या जैसे ही नीचे आती है तो लावण्या को शॉर्ट ड्रेस में देखकर पूरे परिवार की आंखें फटी की फटी रह जाती है। हे राम 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 राम, बहू ने कैसे कपड़े पहने हैं? ये कपड़े हैं भी या नहीं? मुझे तो ये कपड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कपड़े सिलने के बाद जो कतरन बची हुई है तूने वही पहन लिए हैं। हाँ लावण्या, ये तुमने कैसे कपड़े पहने हैं? ये तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है। आप लोग होते कौन है मुझे मेरे कपड़ों के लिए बोलने वाले? मेरी बॉडी मेरे कपड़े, मेरा जो मन चाहेगा मैं वही पहनूंगी। मैं शहर की रहने वाली एक मॉडर्न लड़की हूँ, ना कि गांव की रहने वाली गवार। लावण्या का ऐसा जवाब सुनकर सारे परिवार वाले दंग रह जाते हैं। शादी के बाद भी लावण्या अपनी कोई भी जिम्मेदारी नहीं संभालती, जिस वजह से घर की सारी जिम्मेदारी बेचारी मंजरी पर आ जाती है। लावण्या का बस एक ही काम रह जाता है, पूरे दिन अपने घर में बैठकर शराब और सिगरेट पीना। ऐसे ही समय बीतता रहता है और वो दिन भी आ जाता है जिस दिन का सभी भाई बहन को बेसब्री से इंतजार होता है, यानी रक्षाबंधन का दिन। मंजरी बहू, सारी तैयारी हो गई है ना? तुम दोनों के भाइयों के आने का समय हो गया है। माँ जी, सारी तैयारी हो गई है, अब तो बस उनके आने का इंतजार है। लावण्या कहाँ है? क्या उसे पता नहीं कि आज रक्षाबंधन है? माँ जी, मैं उसे बुलाने के लिए गई थी, लेकिन जैसे उसके कमरे में जाने से तो शराब सिगरेट की इतनी गंदी बदबू आती है कि वहाँ 2 मिनट भी रुक पाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं वापस आ गई। मंजरी और मालती बात कर रही होती है कि तभी मंजरी और लावण्या के भाई अर्जुन और नमन आ जाते हैं। अपने भाई को देखकर मंजरी बहुत खुश होती है और जाकर अपने भाई के गले लग जाती है। माँ जी, लावण्या कहाँ रह गई? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तुम दोनों बैठो, मैं अभी लावण्या को बुलाती हूँ। मालती लावण्या को आवाज देकर नीचे बुलाती है, जिसे सुनकर लावण्या नीचे तो आ जाती है, लेकिन लावण्या नशे की हालत में होती है। लावण्या के एक हाथ में शराब का गिलास तो दूसरे हाथ में सिगरेट होती है। लावण्या, ये तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है। ये कैसा हाल बना रखा है तुमने? और ये आदत नहीं बदली ना? क्यों हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाने में लगी हो? तुमने मेरा सबके सामने सिर झुका दिया है। रक्षाबंधन जैसे त्योहार पर भी तुमने शराब पी रखी है। क्या रक्षाबंधन? ये रक्षाबंधन क्या होता है? What is this? मैं अपने रूम में आराम से बैठकर अपनी शराब और सिगरेट एंजॉय कर रही थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे अपना एंजॉय छोड़कर आना पड़ा। मुझे यहाँ किसने बुलाया? ये तुम्हारा नहीं, मेरा घर है। निकल जाओ यहाँ से। लावण्या की बात सुनकर नमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लावण्या का ऐसा बर्ताव अपने भाई के साथ देखकर सभी परिवार वालों को बुरा लगता है। मंजरी से ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो लावण्या से कहती है, ये क्या तमीज है अपने भाई से बात करने की? तुम्हारा भाई आज तुमसे राखी बंधवाने के लिए आया था, लेकिन तुम तो नशे की हालत में ऐसी धुत हो रही हो कि तुम्हें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। तुम्हारे शहर के इस मॉडर्नपन की वजह से तुम हर रिश्ते से दूर जा रही हो। देख लेना, एक दिन तुम बहुत पछताओगी। लावण्या बहुत ज्यादा नशे की हालत में होती है, जिसके चलते कुछ ही देर में लावण्या बेहोश होकर नीचे गिर जाती है।
नमन जल्दी से लावण्या को कमरे में लेकर आ जाता है और रोने लगता है। भैया, आपको रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के बाद किसी भी रक्षाबंधन पर आपकी कलाई सूनी नहीं रहेगी। मैं आपको राखी बांधूंगी। मंजरी की बात सुनकर नमन उसे गले लगा लेता है, जिसके बाद सारा परिवार नीचे हॉल में चला जाता है। कुछ ही देर में लावण्या को भी होश आ जाता है। लावण्या जैसे ही अपने कमरे के बाहर आती है तो देखती है कि मंजरी उसके भाई नमन को राखी बांध रही है और नमन ने प्यार से मंजरी के सर पर हाथ रखा होता है। ये सब देखकर लावण्या को बहुत बुरा लगता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद लावण्या नीचे आती है और सबसे माफी मांगती है। मंजरी, तुमने सही कहा था कि मेरा ये शहरी मॉडर्नपन मुझे मेरे सारे रिश्तों से दूर कर देगा। और भैया, मुझे माफ कर दो। मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। अब मैं कभी भी शराब और सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगी और ये सभी चीज़ों को छोड़ दूंगी। आप सब लोग भी मुझे माफ कर दो। मैं आप सबकी गुनहगार हूँ। लावण्या को हाथ जोड़ते हुए देखकर और उसकी आंखों में आंसू देखकर सारा परिवार लावण्या को माफ कर देता है, जिसके बाद नमन लावण्या को गले लगा लेता है और लावण्या नमन को राखी बांधती है। लावण्या अब शहर के कपड़े पहनना छोड़कर साड़ी पहनना शुरू कर देती है और हर साल रक्षाबंधन का त्योहार खुशी से मनाती है।